हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लाइन सहीस अकेडमीज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। तो आज के सेशन में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है आपकी इकोनॉमिक्स। सो इससे पहले हमने इकोनॉमिक्स ऑलरेडी 2 पार्ट्स में कवर कर ली है। यहाँ पे हमने बेसिक एनसीईआरटी से स्टार्ट किया था और फिर हमने थोड़ा लेवल अप करा था और हमने यूपीएससी के क्वेश्चंस को ट्राई किया था। तो उसी को ही आगे बढ़ाते हैं, हम अपने पार्ट 3 की क्विज को आज कंडक्ट करते हैं। अब आपको क्वेश्चंस का जो लेवल होगा वो आपको थोड़ा उठता हुआ दिखेगा और अब जो आपके लॉजिक्स यहाँ पे लगने स्टार्ट होंगे। अब आपको यहाँ पे फैक्चुअल कम दिखेंगे, लॉजिकल क्वेश्चन ज़्यादा दिखेंगे। ठीक, आपकी एनसीईआरटी आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम आने वाली है जितना आपने बेसिक एनसीईआरटी कवर की है। तो चलिए शुरू करते हैं। आई विश यू ऑल वेरी गुड लक। विद रेफरेंस टू द गवर्नेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंकिंग इन इंडिया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको पब्लिक सेक्टर बैंकिंग के बारे में स्टेटमेंट बताना है सही। कैपिटल इन्फ्यूजन इनटू द पब्लिक सेक्टर बैंक्स बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज स्टेडीली इंक्रीज्ड इन लास्ट डिकेड्स। दूसरा, टू पुट द पब्लिक सेक्टर बैंक इन ऑर्डर द मर्जर ऑफ एसोसिएट बैंक विद द पेरेंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज़ बीन इफेक्टेड। पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि कैपिटल इन्फ्यूजन क्या है, आपका बड़ा है पब्लिक सेक्टर बैंक्स में। दूसरा ये कह रहा है कि मर्जर की वजह से जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, पेरेंट बैंक है सॉरी, वो अफेक्ट होता है। आपके ऑप्शन है 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 और 2, नीदर 1 और 2। अगेन यहाँ पे ये ऐसा क्वेश्चन है, इसमें लॉजिक लगेगा और ये आपका यूपीएससी का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आईएएस में आ रखा है। बट स्टिल आप उसको लॉजिक से सॉल्व कर सकते हैं अगर आपने ये इतने ग्राफ या चार्ट्स पढ़े भी नहीं है कि कितना आपका कैपिटल इन्फ्यूजन हुआ है, क्या मर्जर, किसका क्या कहाँ मर्जर होता है। आंसर होगा इसका बी, विच मीन्स आपका सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट सही है। सो देखिए लॉजिक कैसे लगता है, कैपिटल इन्फ्यूजन इनटू द पब्लिक सेक्टर बैंक्स बाय द गवर्नमेंट। देखिए जब हम कैपिटल की बात कर रहे हैं, ठीक, सो कैपिटल इन्फ्यूज़ कौन कर रहा है यहाँ पे? गवर्नमेंट आपको इन्फ्यूज़ कर रही है कैपिटल को। गवर्नमेंट किस में इन्फ्यूज़ करिए? पब्लिक सेक्टर जो बैंक्स हैं उसमें इन्फ्यूज़ करेगी आपका कैपिटल। क्यों इन्फ्यूज़ करेगी? क्योंकि उनको ज़रूरत है यहाँ पे, और क्योंकि यहाँ पे आपका पब्लिक इंटरेस्ट बहुत बड़े अमाउंट पे स्टेक पर है। ठीक, सो यहाँ पे वो क्या करेगी, गवर्नमेंट यहाँ पे इंटरवीन करेगी और कैपिटल इन्फ्यूजन करेगी। अब वापस से आते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा था कि कैपिटल इन्फ्यूजन हैज़ स्टेडीली इंक्रीज। देखिए लास्ट 10 डिकेड्स की बात करें ना अगर हम, तो अगर हम ये बोलना गलत नहीं होगा कि बड़ा है, हाँ ये बड़ा है, ओके, लेकिन ये इतना स्टेडीली नहीं बढ़ा है। मतलब इसमें हमें फ्लक्चुएशन देखने को मिला है, कभी बड़ा होगा कभी कम हुआ होगा। ज़रूरी थोड़ी है कि हर आपका टाइम टू टाइम गवर्नमेंट ने बैंक्स में जो इन्वेस्टमेंट, जो अपना इन्फ्यूजन है वो बढ़ाती गई होगी। सो ये थोड़ा लॉजिकल कम लगता है। दूसरा स्टेटमेंट सही ऐसा हो जाता है कि मान लीजिए कोई बैंक फेलियर की तरफ जा रहा है, ओके, वो डिफ़ॉल्ट होने की बिल्कुल कगार पर है, तो अगर उसको, या फिर उसमें आपका मैनेजमेंट इतना ख़राब है कि वो नहीं चल पा रहा है, तो उसका क्या कर रहे हैं, मर्जर कर रहे हैं किसी स्टेट पेरेंट बैंक में। फोर से हमने ले लिया यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इतना बड़ा बैंक है, ओके, इतना वाइड रेंज का बैंक है, इतना लार्ज अमाउंट में पब्लिक इंटरेस्ट इसके स्टेक पर है। तो अब इसमें जब ऐसे बैंक्स का मर्जर किया जाएगा, सो इसका जो अटेंशन है ना वो यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे डाइवर्ट होने लग जाएगा। डाइवर्ट ऐसे होगा कि अब उसको वहाँ का मैनेजमेंट वगैरह में भी अपना इंटरवीन करना होगा, वहाँ पे भी अपने इनपुट्स देने होंगे, ओके। सो अफेक्ट तो होगा। यहाँ पे ये नहीं लिखा है कि ख़राब इफेक्ट हो रहा है, सही इफेक्ट हो रहा है, इसलिए स्टेटमेंट सही हो जाता है। ठीक, अफेक्ट तो हो रहा है, अब वो सही हो रहा है गलत हो रहा है वो तो फिर आगे की बात है, बट अफेक्ट तो हो रहा है, इससे दूसरा स्टेटमेंट सही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द टर्म मर्चेंट डिस्काउंट रेट समटाइम्स इन न्यूज़। मर्चेंट डिस्काउंट रेट किसके बारे में बात करता है? द इंसेंटिव गिवन बाय अ बैंक टू अ मर्चेंट फॉर एक्सेप्टिंग पेमेंट्स थ्रू डेबिट कार्ड पर्टेनिंग टू दैट बैंक। Amount paid back by banks to their customer when they use debit card for the financial transaction for purchasing goods and services. The charge to a merchant by a bank for accepting payment from his customer through the bank's debit card, and the incentive given by the government to merchants for promoting digital payment by their customer through point of sale machine and debit card. आपको बताना है कि merchant discount rate किसके बारे में बात करता है इसमें से। ये है आपका बेसिक डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है। ये आपको डेफिनेशन क्लियर है तो इजी हो जाएगा। आंसर हो जाएगा सी। देखिए क्या होता है कि जब हम शॉपिंग करते हैं, ठीक, तो हम मानो हम किसी शॉप में गए, हमने वहाँ पर शॉपिंग करी। अब हम क्या कर रहे हैं, हम वहाँ पे लाइक फिजिकल फॉर्म में करेंसी का यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम उसको ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की तरफ को जा रहे हैं। ऑनलाइन का पर्सपेक्टिव यहाँ पे मैं ये नहीं कह रही, हम क्या कर रहे हैं उसमें अपने कार्ड्स का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, मेटल मनी का हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो हमने कार्ड का यूज़ किया, मैंने अपना डेबिट कार्ड यूज़ किया, मैंने अपना किसी ने क्रेडिट कार्ड यूज़ किया, जो भी किया, ओके। तो यहाँ पे क्या होगा कि मानो मैंने अपना डेबिट कार्ड यूज़ किया, ठीक, सो जब मैं डेबिट कार्ड यूज़ कर रही हूँ तो वो जो मर्चेंट है ना उसको उस डेबिट कार्ड के यूज़ होने का कुछ क्या है,
चार्ज टू अ मर्चेंट बाय अ बैंक फॉर एक्सेप्टिंग पेमेंट्स फ्रॉम हिज कस्टमर थ्रू बैंक्स डेबिट कार्ड। सो अब ये डेबिट कार्ड क्योंकि किसी बैंक का है, सो वो बैंक क्या कर रहा है, कुछ चार्ज करेगा उस मर्चेंट से, ठीक है, और वही जो चार्ज होगा वही आपका मर्चेंट डिस्काउंट रेट कहा जाएगा। सो चार्ज टू अ मर्चेंट बाय अ बैंक फॉर एक्सेप्टिंग पेमेंट्स, क्योंकि जो कस्टमर है, मान लीजिए ये मेरा कार्ड है, ओके, और ये SBI का कार्ड है, ठीक। अब मैं शॉपिंग करने गई, मैंने शॉपिंग करी, मैंने कुछ भी खरीदा, मैंने अपने स्टडी मटेरियल खरीदा, कुछ भी। अब जब मैं पेमेंट का टाइम आया तो मैंने क्या करा, मैंने उसकी मशीन से क्या करा, पेमेंट किया। अब ये जो मशीन है ना, इस क्योंकि ये बैंक का कार्ड इसमें यूज़ हो रहा है, तो बैंक क्या करेगा, अब ये जो मर्चेंट है इससे कुछ अमाउंट में क्या करेगा, इंटरेस्ट चार्ज करेगा, क्योंकि वो इसका यूज़ कर रहा है। क्योंकि ये क्यों कर रहा है, क्योंकि यहाँ से क्या हो रहा है, आपका डिजिटल पेमेंट की तरफ को जा रहा है ना, कैशलेस ट्रांजैक्शन को प्रमोट कर रहा है ये, ओके, बैंकिंग एक्टिविटी बढ़ रही है, इसीलिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इज द अमाउंट दैट अ बैंक have to maintain in the form of their own funds to offset any loss that a bank incur if the account holder fail to repay the dues. Capital adequacy ratio is decided by each individual bank. आपके ऑप्शंस है 1 only, 2 only, both 1 or 2, neither 1 nor 2. कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो के बारे में बात कर रहा है ये, और इसका आंसर होगा आपका A only, विच मीन्स आपका सिर्फ पहला स्टेटमेंट सही है। देखिए कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो होता क्या है, मान लीजिए कोई बैंक है, मैं बहुत बेसिक एग्जांपल दे रही हूँ, उसके पास 100 रुपये थे, ये बहुत बेसिक एग्जांपल है, ठीक है। अब वो ना 100 के 100 तो पूरा आपका नहीं दे सकता है ना, ठीक, तो उसको क्योंकि मान लीजिए कि उसने पूरे 100 के 100 आपके कस्टमर को दे दिए, ठीक है, अकाउंट होल्डर्स को दे दिए, तो क्या चांसेस है कि जितने में मानो उसने डिवाइड करके दिए इतने में, तो क्या चांसेस है कि सबके सभी वापस कर देंगे, इनमें से कोई भी डिफ़ॉल्ट हो सकता है। तो अब जब वो डिफ़ॉल्ट हो सकता है, तो अब ये जो उसका यहाँ पे नुकसान होगा, इसको बैलेंस करने के लिए उसके पास कुछ बचेगा नहीं, क्योंकि सारा का सारा दे रहा है। तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो ये कहता है कि कुछ अमाउंट जो बैंक को होता है, वो जितना मतलब वो एक आइडिया लेके चलते हैं कि इतना उनका लॉस होगा, ओके, इतना वो रिस्क है। सो इसमें आपका फॉर्मूला ही यही होता है कि जितना आपका कैपिटल है टू द रिस्क वेटेड, मतलब वो इन एन एवरेज कैलकुलेट करते हैं कि इतना रिस्क हो सकता है, तो यहाँ पे फिर वो इसका रेशियो निकालेंगे, यही आपका कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो होगा। इससे निकाला जाता है ताकि बैंक डिफ़ॉल्ट ना हो जाए, ओके, और उसका सारा ख़त्म ना हो जाए, इसीलिए। तो ये आपके किसके थ्रू आया था, बेसल नॉर्म्स आपने सुना होगा, ठीक है, बेसल नॉर्म्स के थ्रू आया था। ये बोला गया था कि लाइक आपको इतना मेंटेन करना होगा कि आप रिस्क को बचा सकें। दूसरा गलत इसलिए हो जाता है क्योंकि इंडिविजुअल बैंक नहीं करता है, जो सेंट्रल बैंक होता है कंट्री का वो करेगा, इंडिया के पर्सपेक्टिव में RBI से करेगा, ओके। Which among of the following is slash are correct about monetary policy committee? So it decides the RBI's benchmark interest rate. It is a 12-member body including governor of RBI and reconstituted every year. It functions under the chairmanship of Union Finance Minister. आपके options है 1 only, 1 and 2 only, 3 only, 2 and 3 only. And your answer is again बहुत इजी क्वेश्चन है ये, बेसिक आंसर है आपका A। सो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी आपने पढ़ा होगा, ओके। RBI जो है, जो सेंट्रल बैंक होता है, वो मॉनेटरी पॉलिसी को रेगुलेट करने का उसके अंदर पावर, उसके पास पावर होती है। RBI 1934 के अंदर उसको दिया गया है एंड ऑल, सो वो इतना पीछे नहीं जाएंगे। दूसरा गलत इसलिए है क्योंकि 12 मेंबर बॉडी में इसमें आपके 4 मेंबर्स होते हैं, ओके, 12 और प्लस एक आपका जो गवर्नर होगा वो, और इसको हेड कौन करेगा, हेड आपका गवर्नर ही करता है। तो जो RBI का गवर्नर होगा वो ही मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को हेड करता है, ठीक। तो ये 12 मेंबर बॉडी नहीं है, इतने ज़्यादा मेंबर नहीं होते हैं इसमें। रिकॉन्स्टिट्यूट एवरी ईयर ये भी नहीं है इसका, ठीक। और इसमें जो चेयरमैनशिप होगी वो फाइनेंस मिनिस्टर की ना होके RBI का जो गवर्नर होगा उसमें की थी। 2016 में उर्जित पटेल कमेटी ने इसका रिकमेंडेशन दिया था कि हमें मॉनेटरी पॉलिसी के लिए एक कमेटी बनानी चाहिए जो कि हर उसमें बैठे। तो इनका एक फिक्स होता है कि इनको साल में, एक ईयर में इतनी बार इनको सिटिंग करनी है, और हर 6 साल में इनको अपना क्या है, अपना जो मीटिंग के डिस्कशंस के जो मिनट्स हैं उनको रिलीज़ करना है, ठीक। which of the following is most likely consequences of implementing unified payment interface? पहला है आपका मोबाइल वॉलेट विल नॉट बी नेसेसरी फॉर ऑनलाइन पेमेंट्स। डिजिटल करेंसी विल टोटली रिप्लेस द फिजिकल करेंसी इन अबाउट 2 decades. FDI inflows will drastically increase. Direct transfer of subsidies to poor will become very effective. सो ये बोल रहा है कि अगर यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होगा तो क्या उसके लाइकली कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। ये लॉजिकल क्वेश्चन है उनमें से, वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और अगर आपको यूनिफाइड इंटरफेस का बिल्कुल, पेमेंट इंटरफेस का बिल्कुल बेसिक मतलब पता है ना, तो आप इसको इजीली कर सकते हैं। आंसर होगा इसका A, विच मीन्स मोबाइल वॉलेट विल नॉट बी नेसेसरीली फॉर ऑनलाइन पेमेंट्स। देखिए यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस क्या होता है कि मान लीजिए मैं हूँ A, मेरा अकाउंट है एक SBI में,
मेरा अकाउंट है एक PNB में, पंजाब नेशनल बैंक में, ओके, इसी तरीके से मेरा अकाउंट है यूनियन बैंक में, रख सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। बट अलग अलग उसमें अलग अलग अमाउंट होगा। बट अब जब मैं इसको ऑनलाइन उसमें यूज़ कर, जब मैं डिजिटल पेमेंट के मोड में जाऊँगी, ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, मान लीजिए मैंने गूगल पे डाउनलोड किया, ठीक, सो यहाँ पे मैंने अपने एक अकाउंट से ज्वाइन कर दिया, ठीक। मतलब बेसिकली मोबाइल वॉलेट्स का आपका पर्सपेक्टिव क्या होता है कि आपको एक ऐप के थ्रू, एक एप्लीकेशन के थ्रू आप अपने एक बैंक अकाउंट से जुड़ सकते हैं, ठीक। ये जुड़ गया मेरा बैंक अकाउंट। अब मान लीजिए मेरे SBI वाले में पैसे थे, ठीक, PNB वाले में नहीं थे, बट जब मुझे ज़रूरत पड़ी तो मुझे SBI, लेकिन मान लीजिए मेरे SBI वाले अकाउंट में आपके थे 1000 रुपीज़, ओके, और मेरे PNB वाले में थे आपके कितने, आपके 500 रुपीज़ फोसे, ठीक है, इतने रुपए थे। तो जब मुझे यूज़ करने की ज़रूरत पड़ रही है, जहाँ पे मुझे 1000 रुपीज़ की ज़रूरत पड़ रही थी, तो जिस एप्लीकेशन, मान लीजिए मैंने एप्लीकेशन A में आपका क्या डाला था, SBI से करा था, एप्लीकेशन B में आपका क्या किया था, PNB से किया था, ठीक। तो अब ये मल्टीपल एप्लीकेशन में मेरे अलग अलग पैसे, तो इन सबको ना एक जगह पे अगर ये इकट्ठे हों तो वो ज़्यादा ईजी होगा ना मेरे लिए यूज़ करना। सो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यही बोलता है कि आप मल्टीपल अकाउंट्स को एक साथ यूज़ कर सकते हैं, मल्टीपल बैंक अकाउंट्स को एक जगह पे यूनिफाइड कर देगा इसके अंदर, और फिर आप इसका इजीली यूज़ कर सकते हैं। अब क्वेश्चन में आते हैं, क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं। पहला दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, डिजिटल करेंसी विल टोटली रिप्लेस, देखिए एक्सट्रीम वर्ड है, डिजिटल करेंसी टोटली रिप्लेस फिजिकल करेंसी। ये टोटली रिप्लेसमेंट तो आपको नहीं देखने को मिलेगा, हाँ आपको यूज़ बहुत ज़्यादा उसमें देखने को मिल सकता है, और ऊपर से इसने तो यहाँ पे डिकेड भी बता दिया तो गलत हो जाता है। ड्रास्टिकली इंक्रीज ना, इतने एक्सट्रीम वर्ड्स तो आप सीधे हटा, तो B और C तो एकदम से कैंसिल करना चाहिए था। फिर D आता है, डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ सब्सिडीज टू पुअर विल बिकम मोर इफेक्टिव। देखिए ये आपका तब होगा जब इनके पास बैंक अकाउंट्स होंगे, ठीक। सो ये आपके यूनिफाइड इंटरफेस तो बात की बात है, पहले इनके पास बैंक अकाउंट हो, तो बैंक अकाउंट के लिए आपको तभी तो आप डायरेक्टली बेनिफिट ट्रांसफर कर सकते हैं। तो जिसका बेस्ट ऑप्शन है वो है आपका ये, क्योंकि मोबाइल वॉलेट विल नॉट बी नेसेसरी फॉर ऑनलाइन पेमेंट, क्योंकि अलग अलग वॉलेट्स की जरूरत नहीं है। देखिए इसमें वॉलेट्स लिखा है, S लगा, याद रखिएगा, ठीक। तो आपको एक यूनिफाइड चलेगा, उससे सबका हो जाएगा। Which of the following has occurred in the India after its liberalization of economic policies in 1991? Share of agriculture in GDP increased enormously. Share of India's export in world trade increased. FDI flows increased. India's foreign exchange reserve increased enormously. आपके ऑप्शन है 1 and 4 ओनली, 2 3 4 ओनली, 1 2 3 1 2 3 4। आपको बताना है कि क्या लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन जो LPG रिफॉर्म्स हुए थे 1991 में, उसके क्या आपको चेंजेस दिखने को मिले उसके बाद। एंड योर आंसर इज B। अच्छा इसमें यहाँ पे ये B आंसर बोल रहा है, ठीक है, तो B आंसर ये बोल रहा है इसमें। B इसमें कैसे होगा, पहला जो ऑप्शन होगा इसमें, तो आपको द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन GDP इंक्रीज एनॉर्मसली। एनॉर्मसली वर्ड है, ये गलत हो जाता है, ठीक। इतने ज़्यादा बड़े अमाउंट में ये आपका इंक्रीज नहीं हो सकता है। 1 हटता है तो A गया, D गया। अब आता है 2 3 4 1 2 3। अब देखिए अब इसका मतलब 2 3 तो ठीक है, अब 4 की तरफ जाते हैं। इंडियाज़ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इंक्रीज एनॉर्मसली। देखिए ये देखा तो गया है क्योंकि हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बहुत बड़े अमाउंट में बढ़ा है LPG रिफॉर्म्स के बाद। लेकिन अगेन ये मैं आप पे छोड़ती हूँ कि आप इसको 4 को भी लगाते हैं या नहीं लगाते, क्योंकि यहाँ पे फिर आपका एक्सट्रीम वर्ड यूज़ हो रहा है एनॉर्मसली। बट इसका जो आंसर दिया गया है वो आपका 2 3 4 है, ओके। But is/are the most likely advantage of implementing goods and service taxes? It will replace multiple taxes collected by multiple authorities and will thus create a single market in India. It will drastically reduce the current account deficit of India and will enable it to increase in its foreign exchange reserves. It will enormously increase the growth and size of economy of India and will enable to overtake China in future. And your options are 1 only, 2 and 3 only, 1 and 3 only, 1 2 3 only. देखिए ये ना आपका UPSC का क्वेश्चन है, I mean IAS का क्वेश्चन है, ओके। और देखिए कैसा क्वेश्चन दे रखा है, मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट क्वेश्चन है, और जिसने पढ़ा भी नहीं होगा ना वो भी इसको कर सकता है, क्योंकि इसमें ना बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशन है। आंसर होगा इसके, इसलिए मैंने इसमें टाइम भी नहीं लगाया। देखिए A इसलिए होगा कि अगर दूसरे ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं, ड्रास्टिकली रिड्यूस। देखिए ड्रास्टिक वर्ड एक्सट्रीम वर्ड है ना, इसको तो सीधे काट ही दो। 2 गया तो ये गया 1 ओनली, 1 and 3 ओनली। 1 तो इसका मतलब ठीक है। 3 में देखिए एनॉर्मसली इंक्रीज ग्रोथ एंड साइज ऑफ द इकोनॉमी। चलो एक बार के लिए ये डाइजेस्ट हो सकता है कि ग्रोथ और साइज बढ़ेगा, लेकिन विल अनेबल टू ओवरटेक चाइना इन फ्यूचर। ये तो हो ये फ्यूचर की बात है, ठीक है। और ये इतनी एक्सट्रीम कंडीशन है कि हम इसको कैसे डिस्कस करेंगे।
तो इसका आंसर होगा आपका 1 ओनली। पहला स्टेटमेंट सही इसलिए हो जाता है क्योंकि आपका जब जीएसटी लगेगा तो जीएसटी ने क्या करा, जो आपके मल्टीपल टैक्सेस हैं उनको रिड्यूस कर दिया, उनको सबको कंसोलिडेट करके एक में कर दिया। इससे आपका क्या होगा कि सिंगल मार्केट क्रिएट हो गया। इससे पहला ऑप्शन ठीक हो जाता है। जीएसटी के बारे में मैं फिर आपको पूरा नहीं बताऊंगी, 2016 में आपका आया था। इससे पहले आपका जो 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था उसके थ्रू ये आया गया था। ठीक, जीएसटी काउंसिल होती है, उसमें कितने मेंबर होते हैं ये हमने ऑलरेडी करंट अफेयर्स में डिस्कस किया है। अगर आप उसे देखना चाहते हो तो करंट अफेयर्स के या फिर जो इकोनॉमिक्स वाले लेक्चर्स हैं वहाँ पर डिस्कस देख सकते हैं। ठीक, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, टैक्स रेवेन्यू एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी हैज स्टेडीली इंक्रीज्ड इन लास्ट डेकेड, fiscal deficit as a percentage of GDP of India has steadily increased in last decade। और आपके ऑप्शन है 1 only, 2 only, both 1 2, neither 1 not 2, and the answer here is D। दोनों गलत हैं। अरे बहुत ईजी था ये तो। अगेन स्टेडीली देखो, इकोनॉमी में ना कुछ भी स्टेडीली बहुत कम चीज़ें हैं, फ्लक्चुएटिंग होता है। मोस्टली चीज़ें ना हमें फ्लक्चुएटिंग दिखती है। अब जैसे ये कोविड-19 जैसी सिचुएशन आ गई तो आपको लगता है कि जैसी सिचुएशन इससे पहले से रही होगी उसके बाद उस बीच फिर वैसी रही होगी, नहीं, तो फ्लक्चुएशन हमें देखने को मिलता है। तो टैक्स रेवेन्यू एज अ परसेंट ऑफ जीडीपी हैज़ स्टेडीली इंक्रीज, गलत हो गया। फिस्कल डेफिसिट एज अ परसेंट ऑफ जीडीपी हैज़ स्टेडीली इंक्रीज। फिस्कल डेफिसिट होता क्या है, जो गवर्नमेंट की जितनी एक्सपेंसेस होते हैं बोरिंग्स के बीच में डिफरेंस होता है वो फिस्कल डेफिसिट होता है ना। तो क्या होता है, तो इसलिए हमारे दोनों आंसर गलत हो जाते हैं। व्हाट इज स्लैश आर द पर्पस ऑफ मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लैंडिंग रेट अनाउंस्ड बाय आरबीआई। दीज गाइडलाइंस हेल्प इम्प्रूव द ट्रांसपेरेंसी इन methodology followed by banks for determining the interest rate on advances. These guidelines help ensure availability of bank credit at an interest rate which are fair to the borrower as well as to the banks. And you have to find the correct statement, A only, B only, both A 1 and 2, neither 1 nor 2। ये आपका जो NCERT है ना, जो आपकी इकोनॉमिक्स की बेसिक उससे है। तो इसका जो आंसर होगा आपका वो होगा आपका सी, दोनों स्टेटमेंट सही है। अरे मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंडिंग होता है जो, ठीक है, MCLR जो होता है, ये जो मिनिमम आपका एक रेट सेट किया जाता है जिसे जो बैंक में जिस पे लेंड करेगा, बेसिक इतना समझ लीजिए, ठीक है। आगे नहीं तो ये बहुत बड़ी कहानी हो जाएगी और वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, ये तो बहुत प्लेन स्टेटमेंट था कि ये ट्रांसपेरेंसी इंप्रूव करेगा, जो बैंक्स फॉलो करेंगे। ऑब्वियसली बात है, बैंक्स को ही यहाँ पे रेट्स को सेटअप करने की बात करी गई है। ये गाइडलाइंस होती हैं जो कि अवेलेबिलिटी को इंश्योर करती हैं क्रेडिट की, है ना, एट इंटरेस्ट रेट विच आर फेयर टू द बोरोवर्स एज वेल एज द बैंक्स। ओके, लास्ट क्वेश्चन आज का, द टर्म बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग इज समटाइम्स सीन इन न्यूज इज इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ। आपको बताना है किस कॉन्टेक्स्ट में बात करी गई है इसकी। मिनिमम ऑपरेशन ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज इन रिसोर्स रिच बट बैकवर्ड एरियाज, कर्विंग द टैक्स इवेजन बाय मल्टीनेशनल कंपनीज, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज ऑफ अ कंट्री बाय मल्टीनेशनल कंपनीज, lack of consideration of the environmental cost in the planning and implementation of the development project। So आपको बताना है बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग किसकी बात कर रहा है, एंड योर आंसर इज बी। बहुत ईजी था। देखिए इसमें ना लॉजिक ही लगता है कि क्योंकि ये इकोनॉमिक्स की क्विज है, ठीक है। सो ये आपका कौन सा जेनेटिक वाला ऑप्शन तो आपका वैसे ही कैंसिल हो जाता, ठीक। दूसरा यहाँ पे आपका हो सकता था जो दिमाग लगना था वो अब इन तीनों में लगना था। लेकिन अगर आपको बेस इरोजन और प्रॉफिट शिफ्टिंग का बेसिक डेफिनेशन भी पता है ना, तो यही होता है कि कर्बिंग ऑफ द टैक्स इवेजन बाय द मल्टीनेशनल कंपनी। बेसिकली वो करते क्या हैं कि ताकि वो अपना टैक्स को इवेड कर सकें, ठीक है, ताकि वो अपने टैक्स को इवेट कर सकें, वो क्या करते हैं अपने प्रॉफिट को शिफ्ट की फॉर्म में दिखाते हैं। अब ये फिर बहुत लंबी कहानी हो जाएगी, मैं इसको टच नहीं कर रही हूँ। आप एक बार इसको गूगल सर्च करके देख सकते हैं, आपको बेसिक डेफिनेशन समझ आ जाएगा। तो ये वर्ड से भी पता चल रहा है बेस इरोजन की कंपनीज ने क्या किया, मल्टीनेशनल कंपनीज ने क्या किया कि वो है कहीं की, है ना, मान लीजिए वो है USA की, पर उसने दिखा दिया कि मैं किसी ऐसी कंट्री में सेटल्ड हूँ जहाँ पे क्या है आपका टैक्स कम पड़ता है। तो इस तरीके से क्या हो रहा है कि जो होस्टिंग कंट्री है वहाँ पे आपका टैक्स का जो आपका कलेक्शन है उसमें इफेक्ट पड़ेगा, जो आपकी ओरिजिन वाली कंट्री है वहाँ पे इफेक्ट पड़ेगा। सो ये बस मैं बहुत जनरल लैंग्वेज में बता रही हूँ, ये बहुत टेक्निकल है आगे। तो यहाँ पे क्या करते हैं, बेस को अपना इरोड करते हैं, बेस इरोड करते हैं, और जिस वजह से क्या होता है उनका प्रॉफिट क्या होता है, शिफ्ट होता है। सो विद दिस लेट्स कंक्लूड टुडे सेशन। आई होप आप लोगों ने अच्छे से परफॉर्म किया होगा। अपना फाइनल स्कोर लिखना मत भूलिएगा 10 में से। नो मैटर आपके 4 नंबर आ रहे हैं, नो मैटर आपके 2 नंबर आ रहे हैं, नो मैटर आपके 0 नंबर आ रहे हैं, आप इन्हें अटेम्प्ट कर रहे हैं, दैट इज़ द बिगेस्ट थिंग, ओके। और इनके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करिएगा, ठीक। अगर आपके 10 में से 10 भी आ रहे हैं तो वो भी अच्छा है, और अगर आपके
10 में से 2 भी आ रहे हैं तो वो भी अच्छा है, बट इसे क्लियर करके जाइएगा और जितना हो सके अपने NCERTs को रिवाइज करिए, तभी ये इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व होंगे। और आप देख भी रहे होंगे कि क्वेश्चंस का आपका जो बेस है ना वो NCERT ही है, और फिर ये आप हाई लेवल तक पहुँच सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।